हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोस्टली स्टडी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th केस इस सीरीज का, जो कि है इम्पोर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। ये 11th केस है हमारा अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम केस, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है साहबानो केस भी। 1985 का केस है और ये किस किन बातों पर चर्चा करता है, तो इसमें सबसे पहले तो कि मुस्लिम वीमेन जो है वो डिवोर्स के बाद उनको मेंटेनेंस का हक है या नहीं है। मेंटेनेंस यानी कि अपने हस्बैंड से कुछ रुपए लेने अपनी मेंटेनेंस के लिए। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए भी, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कहा है। तो देखते हैं दोस्तों, बैकग्राउंड शुरू करते हैं हम देखना। तो बैकग्राउंड ये था कि जो अहमद खान थी, उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ जो कि साहबानो थी, उनको अपने घर से जाने के लिए कहा, क्योंकि वह अपनी दूसरी वाइफ के साथ रह रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को जाने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अहमद खान ने बिना किसी डाइवोर्स के उनको जाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में पिटीशन दायर की। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसका सेक्शन 125 के अनुसार उनको मेंटेनेंस दी जानी चाहिए उनके हस्बैंड के द्वारा। अगर आपको ये सेक्शन देखना है तो देखते हैं हम जल्दी से एक बार। सीआरपीसी का सेक्शन 125, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट और refuses to maintain his wife, unable to maintain herself। इसका मतलब उनको अपनी वाइफ को, अपने चिल्ड्रन को और पेरेंट्स को, अगर उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो अपना पालन पोषण कर पाए, तो उनको मेंटेनेंस देना है। ये इसलिए है, उनको अपनी वाइफ को देना है और उनके किसी भी माइनर चाइल्ड को, जो 18 से कम उम्र का जो चाइल्ड है, चाहे वो इलेजिटमेट हो या लेजिटमेट, चाहे उसकी शादी हुई हो या नहीं, लेकिन वो अगर अपने आप का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है तो उनको देना पड़ेगा। ओके। और इसके देने का ऑर्डर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास वो ऑर्डर कर सकता है उनको मेंटेनेंस देने के लिए। ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ और सच चाइल्ड फादर और मदर। ओके, मंथली रेट पर, और जो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जो 500 रुपये हो सकते हैं, 500 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम कितने भी ऑर्डर कर सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये था सेक्शन 120। इसके बाद हम वो भी देखेंगे वाइफ की डेफिनेशन क्या है। ओके, उससे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया, उनकी याचिका को मानते हुए 25 रुपये हर महीने उनको देने के लिए कहा, उनके हस्बैंड को। लेकिन जो ये साहबानो जी थी, इन्होंने 500 रुपये के लिए कहा था कि उनको 500 रुपये दिए जाएं, जो कि मैक्सिमम अमाउंट है। फिर वो गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एमपी हाई कोर्ट अपना रुपये बढ़वाने के लिए, तो एमपी हाई कोर्ट ने उनके रुपए कर दिए 179 पर मंथ। अब अहमद खान जी को इनसे ये अच्छा नहीं लगा एमपी हाई कोर्ट का ऑर्डर, वो गए सुप्रीम कोर्ट में इस एमपी हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन दायर की उन्होंने, एसएलपी दायर की सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह से ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लीगल क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या सीआरपीसी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसका सेक्शन 125 मुस्लिम्स पर भी लागू होता है, क्योंकि ये जो साहबानो और अहमद खान थे, ये मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये सेक्शन 125 रिलीजन स्पेसिफिक है या फिर मुस्लिम्स पर भी लागू होगा। और अगला क्वेश्चन था कि क्या तलाक देने के बाद और इद्दत के एक्सपायर होने के बाद क्या डिवोर्स्ड वाइफ जो है वो वाइफ नहीं है सेक्शन 125 के अंडर। इसका मतलब कि सेक्शन 125 में वाइफ की डेफिनेशन दी हुई है, तो क्या उस डेफिनेशन में ये इंक्लूड होगी वो वाइफ जिसका इद्दत पूरा हो चुका है और तलाक दिया जा चुका है। अब इद्दत के बारे में देखिए। इद्दत इज द वेटिंग पीरियड a woman must observe after the death of her husband or divorce before she can marry another man।
ये मुस्लिम रिलीजन में होता है। इद्दत वो होता है कि डाइवोर्स के बाद या फिर पति की मृत्यु के बाद उनको कुछ समय के लिए वो दूसरे आदमी से शादी नहीं कर सकती है, तो वो जो टाइम होता है वो होता है इद्दत। तो उन्होंने कहा कि इद्दत के ख़त्म होने के बाद और तलाक के भी बाद क्या वाइफ की डेफिनेशन में वो वाइफ इंक्लूड होगी, डाइवर्स्ड वाइफ? तो वो डेफिनेशन देखते हैं हम पहले। हम ये देखिए एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसमें। तो ये वाइफ की डेफिनेशन देखिए, वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज बीन डाइवोर्स्ड बाय और हैज ऑब्टेन्ड अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड। तो ये है वाइफ की डेफिनेशन। इट मीन्स जिनका डाइवोर्स हो चुका है, चाहे उन्होंने लिया हो चाहे उनको दिया गया हो, और उनकी दोबारा शादी ना हुई हो, तो ये वाइफ की डेफिनेशन। और ये आप माइनर की डेफिनेशन भी देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। 2 क्वेश्चन थे और थर्ड क्वेश्चन था कि क्या सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसको सारियात लॉ भी कहते हैं, 1937, इन दोनों में क्या कोई कन्फ्लिक्ट है? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि उनके रिलीजन में इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ऑन द लायबिलिटी ऑफ मुस्लिम हस्बैंड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स वाइफ, कि उनको मजबूर नहीं किया जा सकता मुस्लिम हस्बैंड को उनको मेंटेनेंस देने के लिए उनकी वाइफ को। तो क्या इन दोनों में कन्फ्लिक्ट है? तो इस कन्फ्लिक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने दूर किया था, हम देखने वाले हैं जजमेंट में। और अगला क्वेश्चन था कि क्या ये जो लायबिलिटी है मुस्लिम हस्बैंड पर डाइवोर्स्ड वाइफ को मेंटेन करने के लिए, उनको मेंटेनेंस देने के लिए, क्या ये इद्दत के पीरियड तक ही लागू है? इद्दत की डेफिनेशन हमने देखी थी। तो क्या इद्दत में देनी है या फिर इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस जरूरी है देना? तो ये है अगला क्वेश्चन। तो अब आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, हालांकि आर्ग्यूमेंट्स कुछ रिलेटेड से हैं। तो देखिए अहमद खान ने क्या कहा था कि जब उन्होंने तलाक दिया था, इर्रिवोकेबल, वापस नहीं लिया जा सकता, ऐसा तलाक दिया था, तो वो उनकी वाइफ नहीं थी और इसलिए वो वाइफ की डेफिनेशन में नहीं आती है और उसको मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा इसके अलावा कि वो 2 साल से उनको हर महीने 200 रुपए दे रहे हैं, 2 साल जो इद्दत के 2 साल थे उनमें, तो इसलिए अब उनको मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने 2 साल तक 200 रुपए पे किए हैं इद्दत के टाइम में। और इसके बाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, जो मुस्लिम के राइट्स को सिक्योर करने के लिए एक बोर्ड है, उन्होंने भी इस पिटीशन को सपोर्ट किया और इन अहमद खान को सपोर्ट किया। और उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, एमपी हाई कोर्ट का, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ का वायलेशन किया था क्योंकि उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई है, ये देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड का या फिर स्पोस का, वाइफ का, किसी का भी रिलीजन देखकर सीआरपीसी के प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं। इट मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में किसी भी रिलीजन के बारे में नहीं कहा गया है, वो सभी रिलीजन्स पर लागू होते हैं। इसीलिए इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था कि सेक्शन 125 डज अप्लाई टू मुस्लिम्स। ओके, इसके बाद सेकंड जजमेंट थी कि neglect by a person to maintain her and inability of her to maintain herself are criteria for section 25। उन्होंने कहा कि सेक्शन 125 के अंदर मेंटेनेंस उन्हीं को दिया जा सकती है जब वो जो हस्बैंड थे उन्होंने उनको रखने से मना कर दिया था, जैसे कि इस केस में साहबानों को घर से निकाल दिया गया था। ये तो फर्स्ट है। और सेकंड कंडीशन इसमें होनी चाहिए कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, जैसे कि साहबानो जी बाहर जाने के बाद, घर से बाहर जाने के बाद वो अपने आप का पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। तो ये 2 कंडीशंस जरूरी है सेक्शन 125 के अप्लाई होने के लिए। और उन्होंने कहा कि जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 125 की क्लॉज बी, वो उसमें वाइफ की डेफिनेशन दी हुई है और उसमें डाइवोर्स्ड वाइफ भी इंक्लूड है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लायबिलिटी है मेंटेनेंस के रुपए देने की, वो केवल इद्दत तक लिमिटेड नहीं हो सकती। उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था कि क्या ये लायबिलिटी इद्दत के पीरियड तक लिमिटेड है, और उन्होंने एक्सप्लेनेशन का यूज किया है। इसमें देखिए,
includes a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from. इट मीन्स उनकी रीमैरिड नहीं हुई हो वो, और उनको डाइवर्स हो गया हो, तो भी वो इंक्लूड है इस वाइफ की डेफिनेशन में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसका यूज किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 125 है और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इन दोनों में से सेक्शन 125 प्रिवेल करेगा। इट मीन्स अगर इन दोनों में कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो सेक्शन 125 लागू होगा। जो कि ये क्वेश्चन था, ये देखिए, वेदर देयर इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो यहाँ पे भले ही कन्फ्लिक्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कन्फ्लिक्ट है लेकिन सेक्शन 125 लागू होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सही था, उन्होंने अपहोल्ड किया उनका ऑर्डर, और उन्होंने साहबानों के पक्ष में कुछ अमाउंट भी बढ़ा दिया था, जो कि हाई कोर्ट ने 179 किया था, इन्होंने उस अमाउंट को भी बढ़ा दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अब वो समय आ गया है जब नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। इट मीन्स सभी रिलीजन्स के लिए एक जैसे कानून लाने चाहिए, जो कि गोवा में है, आपको पता होगा गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो उन्होंने कहा कि पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम कंसिक्वेंसेस देखें इस केस की, इस जजमेंट की, तो ये जो केस था, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बहुत ही जोर दिया था, जो कि बहुत ही बर्निंग इश्यू रहता है हाल ही के दिनों में। और इट वाज ए स्टेप टुवर्ड्स, इन्होंने इक्वल सोसाइटी क्रिएट की थी कि मैन और वीमेन में कोई फर्क नहीं हो। वीमेन को अधिकार दिए उन्होंने कि उनको मेंटेनेंस देनी होगी एक हस्बैंड को, अपनी डाइवोर्स्ड वाइफ को। और इसके बाद हालांकि उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने एक लॉ पास किया जो कि था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इसके अंदर उन्होंने जो ये साहबानो जजमेंट थी उसको ओवरटर्न करने की कोशिश की, उसको हटाने की कोशिश की। उन्होंने ये प्रोविजन डाला कि दिस एक्ट सेड दैट मेंटेनेंस कैन ओनली बी मेड लायबल फॉर पीरियड ऑफ इद्दत। उन्होंने इस कानून में, इस लॉ में ही लिख दिया था कि मेंटेनेंस केवल इद्दत तक ही कंपलसरी ऑब्लिगेटरी मानी जा सकती है, उसके बाद जरूरी नहीं है, वो हस्बैंड पर डिपेंड करता है, ये उन्होंने डाल दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस एक्ट के खिलाफ याचिका गई सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया इस एक्ट को। हालांकि सही कहा था, लेकिन इसमें उन्होंने फिर से कहा कि ये जो लायबिलिटी है वो इद्दत तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकती, वो हर एक डाइवोर्स्ड वाइफ को दी जाएगी, प्रोवाइडेड कि वो अपनी मेंटेनेंस खुद नहीं कर पा रही है और वो रीमैरिड नहीं हुई है, तो उनको लायबिलिटी दी जाएगी। तो ये था केस दोस्तों। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल मोस्टली स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा दीजिए जल्दी से, ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।